नमस्कार। आज शून्य से शिखर तक में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर अनुराग मोहता से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच सबसे पहले आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि जो मदर्स हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं बच्चों के खाने को लेकर, और हर मदर का एक ही टेंशन है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो एक तो उस हैबिट को कैसे डेवलप करें, साथ में जो हम दूध पी के उनको लगता है कि पोषण पूरा हो गया है, प्लस बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, ये सब कहाँ तक देना सही है? अच्छा, सो इसको अपन शुरू करते हैं 6 मंथ से। या हैबिट जो शुरू होती है, हैबिट फॉर्मेशन जो होता है वो 6 मंथ से शुरू हो जाता है। हमारे अभी भी सोसाइटी के अंदर में ऐसा हो रहा है कि जो फीडिंग है वो डिले करते रहते हैं, दूध पिलाते हैं, माँ का दूध बंद करके बाहर का दूध शुरू हो जाता है। एक्चुअली क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि माँ के दूध से अच्छा कुछ नहीं है। अगर माँ का दूध अब पर्याप्त नहीं है बच्चे के लिए, तो वो बाहर का दूध भी पर्याप्त नहीं रहने वाला है। उस सिनेरियो के अंदर हमें जो है वो 6 महीने से हम बोलते हैं कि खाना आप शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, ये जो आपके टेस्ट बर्ड्स बनते हैं ब्रेन के अंदर में, जो सेंटर्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, उन सब का फॉर्मेशन जो होता है वो पहले से ही शुरू हो जाता है। हमारे पास कितनी बार आते हैं कि वो दूध चल रहा है, फिर 2 साल पे मदर एकदम जागती है, बोलती है कि अरे मेरा बच्चा जो है वो तो अभी खाना नहीं खाता है, सिर्फ दूध ही पीता रहता है, अब मैं क्या करूँ? अभी तक आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको बहुत जो क्रूशियल टाइम था वो चला गया। एक हमारे पीडियाट्रिक में टर्म है इनिशियल 1000 डेज। जो इनिशियल 1000 डेज होते हैं, इनिशियल 1000 डेज का मतलब होता है मदर के वुम के जो डेज हैं प्लस जो इनिशियल 2 ईयर्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पूरा बेस तैयार करते हैं बच्चे की आगे की ग्रोथ के लिए। अगर वहाँ पे हमने अगर चीज़ें काम नहीं किया है तो फिर आगे जाके फिर हम कितना ही कोशिश करें, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव आवर टारगेट्स। ठीक है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप 6 महीने से ही आप इसको खाना शुरू कर दो। जैसे मेरा एक प्रैक्टिस होता है कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप जो है वो 4 टाइम खाना जो है वो शुरू करना है 6 महीने के बाद से ही। 6 महीने के बाद से हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो फीडिंग जो रहेगा प्राइमरीली, वो रात में सोने के पहले, सोने के दौरान, उठने के बाद, यहाँ तक मेजोरिटी ऑफ द फीड जो रहेगी, मदर फीड रहेगा, वो वहाँ तक रहेगा। बाकी के दिन भर जो रहेगा वो खाने पे हम फोकस करेंगे। और खाने के अंदर में भी बोलते हैं कि नहीं पानी, दाल का पानी नहीं, चावल का पानी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये दो। हम बोलते नहीं, अब सेमी सॉलिड का मतलब कैसा होना चाहिए कि जब हम चम्मच से बच्चे को दे रहे हैं, मुंह में बच्चे के दे रहे हैं, तो वो जो है वो गिरना नहीं चाहिए, इतनी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। या सिंपल टर्म्स के अंदर में पाव भाजी खाते हैं वो तो सब नहीं खाई है, ठीक है, तो जो भाजी होती है बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी देना है, ना पतला ना गाढ़ा। मतलब अगर वो कंसिस्टेंसी देंगे तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, टेस्ट बड का डेवलपमेंट, मेस्टिकेटरी मसल्स उसका डेवलपमेंट, वो अच्छा होगा। तो आगे जाके बच्चों के अंदर में ये जो रहता है कि नहीं मेरा बच्चा तो यही खाता है या ये नहीं खाता है, वो सब बहुत चीज़ें बहुत हद तक कम होती है। तो देन हाउ अबाउट सेरेलैक, वो देना इज गुड? मैं हमेशा कहता हूँ कि आप घर का बनाइए। ये जो बने हैं सारे जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड बने होते हैं वो उन कंट्रीज़ के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा है जहाँ पे इतना अनाज नहीं होता, या फिर जहाँ पे जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। मतलब बेसिकली इवन सेरेलैक हैज प्रिजर्वेटिव्स। यस, सो हमें जो कोशिश करनी है कि हमारे पास में वी आर भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी अच्छी हमारे पास में धरती है जिसके अंदर में इतना कुछ अच्छा मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहीं का जो खाना है वो वही बच्चे को दिया जाए। बट स्पेशली व्हेन वर्किंग मदर्स नाउअडेज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सब कुछ मैनेज करें। हाँ, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे जो एक सिंपल फूड बता रहा हूँ मैं, जो 6 महीने के बाद हम लोग जो बोलते हैं कि बच्चे को कैसे देना चाहिए, इसके अंदर मैं सिर्फ वर्किंग मदर का नहीं, मतलब इनफैक्ट ऐसा है कि घर में कोई भी बंदा है वो आराम से उसको प्रिपेयर कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि होममेड अपन कैसे बनाएंगे, जैसे अपन तुअर दाल ले ली, ये अपना मूंग की दाल दे दी, मूंग की दाल लिया, उसको धोया, धूप में सुखाया, कढ़ाई में रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लो, आप 7 डेज का बना के रख लो। सेम चीज यू कैन डू विद चावल एज वेल। जब भी बनाना रहेगा 1.5 चम्मच 2 चम्मच चावल का आटा लिया, 1.5 चम्मच मूंग दाल डाल दिया, उसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ जीरा पाउडर, घी और पानी, उस डाल के पका देंगे। इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, क्योंकि ऑलरेडी पका हुई है वो। आप ऐसा अगर घर में अगर होममेड प्रिपरेशन कर देंगे, सेम चीज आप जैसे सूजी के साथ कर सकते हैं। सूजी को सेक लिया, हर हेल्दी चीज को आप एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं। उसका मीठा बनाना होगा तो उसके अंदर में जो है आप इसको थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, ठीक है, और पानी डाल के सेक के उसको आप दे सकते हैं। कोई नमकीन देना होगा तो उसके अंदर में आप पिंच ऑफ जीरा पाउडर और थोड़ा जो है हम घी डाल के उसको पका के वो दे सकते हैं। सेम चीज आप रागी के साथ कर सकते हैं, आटे के साथ कर सकते हैं, कद्दू की प्यूरी, टमाटर की प्यूरी, गाजर की प्यूरी, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप ये तो बोल नहीं सकते कि हमारे पास में टाइम नहीं है। मदर्स आर लेजी, आई शुड से दैट। मुझे लगता है कि और ये सब जो ऐसी चीजें हैं इसमें सिर्फ मदर की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मुझे लगता है कि इसके अंदर में घर के अंदर में सभी जो मेंबर्स हैं, फादर भी है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है नाउडेज। आप ये नहीं कह सकते कि सब मदर की ही जिम्मेदारी, फादर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी बनाएंगे। इनफैक्ट मेरी बेटी को भी मैंने खुद ने खिलाया है, ठीक है, जबकि मतलब मेरी मदर जो है, मेरी वाइफ जो है वो अभी शी इज इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, तो वो पिछले 3.5 साल से वहीं है,
ठीक है। तो जब बेटी मेरी छोटी थी 6 महीने के बाद से ही जो थी उसका खाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही चलता है। अब आज की तारीख के अंदर में एवरीवन इज बिजी, तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि टाइम नहीं है। सो बेसिकली पेरेंटिंग है, इट्स नॉट अ जेंडर वाला थिंग। दोनों पेरेंट्स बने हैं तो दे हैव टू डू इट, बोथ ऑफ देम हैज टू हैव द इक्वल रिस्पांसिबिलिटीज एक्चुअली। आई मीन बच्चे को अगर करना है तो दोनों मम्मी पापा दोनों का ही प्यार चाहिए, और ठीक है। और जब फादर देना शुरू करता है, बच्चे को फीडिंग अच्छे से कराता है, वो खुद जो है वो इन्वॉल्व होता है प्रोसेस करने में, तो मुझे लगता है जो बॉन्ड अच्छा बनता है वो बहुत बढ़िया बनता है। यू कैन, आई मीन यू नो पर्सनली मेरी हिसाब से मुझे लगता है कि बेटी जैसे मेरी है तो वो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और मैं भी उसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने उसका इतना ध्यान रखा है तो इन्वॉल्व हो गए। आफ्टर ऑल ये सब तो खुशी देता ही है। राइट। एंड व्हाट अबाउट बोर्नवीटा, पीडियाश्योर, ये सब? मैं इसके अंदर मेरा टेक ये है कि आप इसको शुरू कर सकते हैं, बट आप उसे ये मत कहिएगा कि इससे जो है प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन या बच्चे को जो एनर्जी मिल जाएगी। आई ऑलवेज से कि कंसीडर इट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको समझिए मत। फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब आपने डाला, आपके बच्चे को बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सफेद दूध पसंद नहीं है, और उनको जो है वो थोड़ा ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा उसके अंदर में चॉकलेटी आ जाए, थोड़ा टेस्ट आ जाए, दैट इज ओके, आई एम ओके विद दैट। बट ये कहना कि उससे जो है वो बोन ग्रोथ पोषण मिल रहा है या कुछ, नथिंग, इट्स ऑल मिथ, इट्स ऑल मिथ, इट्स ऑल मिथ। हमको जो चाहिए प्रॉपर खाना चाहिए, बच्चे को 4 टाइम खाना मिलना चाहिए, घर का खाना मिलना चाहिए, वो ज्यादा है। हर कहते हैं कि इज इट समथिंग कि शुगर आजकल अगर शुगर भी कमी कर देती है, भूख को दबा देती है, ऐसा होता है बच्चों के साथ? यस, इनफैक्ट क्या है कि हम जैसे भूख लगती है, हमारे शरीर के अंदर में थोड़ी शक्कर कम होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा भूख लगती है। अब हम क्या एकदम से शुगरी थिंग अगर खाएंगे तो हमारे जो एपेटाइट है वो कमजोर हो जाएगा। हाँ, ये बड़ों के साथ भी होता है ना हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आप बच्चे को जो है ज्यादा शुगर ही नहीं दीजिए, बट ऐसा भी नहीं कि शुगर एकदम डिमोनाइज ही कर दिया जाए उसे, ठीक है। थोड़ा बहुत दिया जाता है, मॉडरेट अमाउंट में हर चीज दी जा सकती है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि अपने को शुगर की जगह, ये तो रिफाइंड शुगर का कल्चर तो बाद में ही आया, हमारे पुराने लोग जो थे वो तो गुड़ खाते थे, आप गुड़ दीजिए। गुड़ के अंदर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आयरन भी होता है, तो बच्चे को आयरन भी मिलता है, तो उसमें खून की कमी नहीं होती। हमारे यहाँ आज भी जो कुपोषण की जो समस्या है वो इंडिया में काफी है। आयरन डेफिशिएंसी अभी भी जो है तकरीबन 35 to 40% किड्स अभी भी आयरन डेफिशिएंट है, डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेज। आई थिंक आयरन डेफिशिएंसी का एक रीजन ये भी है कि मदर्स सोचती हैं कि हमने दूध दे दिया, पोषण हो गया। ये इंडियन मदर्स के साथ ये इशू है। इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद मिल्क एक्चुअली। बिल्कुल। अब हम ये बोलते हैं कि आपका जो टारगेट है वो पेट भरना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए बच्चे को पोषक तत्व मिले। आप यूँ समझो कि आप उसको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो, तो फ्यूचर को तैयार करना है तो वो उसके लिए तो उसकी नींव पहले ही रखनी पड़ेगी। और उसके लिए जो है दूध जो है, कोई कुछ मदर मेरे को पूछती है कि ये दूध जो है इससे तो इम्यूनिटी मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ उसको कि ये दूध कहाँ से आया है, गाय और भैंस से आ रहा है, ठीक है। उनकी बीमारी अलग होती है, हमारी बीमारी अलग है। तो ये बताओ कि वो अपने बछड़े के लिए दूध बना रही है, तो वो बीमारियां भी उसी को प्रोटेक्ट करेगी ना। उनकी बीमारी हमें नहीं लगती, हमारी बीमारी उनको नहीं लगती, तो फिर वो उनकी इम्यूनिटी हमें कैसे हाँ, राइट। तो लॉजिक तो है ही नहीं उसके अंदर। इसी के साथ में ऐसे भी मिथ है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, एंड दिस मिथ एक्चुअली आप बहुत फेस करते हो कि इंडियंस आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड कि हमें काजल बड़ी करनी है, और आई थिंक ये जेनेटिकली होता है। नहीं, अब आते हैं जैसे हमारा जो पहला जब हम डिस्चार्ज करते हैं, तो डिस्चार्ज करने के बाद हम ये बोलते हैं कि काजल जो है वो आप यहाँ लगाना नजर के लिए वो मुझे चलेगा, आप यहाँ लगा रहे हो वो भी मुझे चलेगा, लेकिन आंखों में नहीं लगेगा। अगर आंखों में लगाने से अगर आंखें बड़ी ही हो रही होती तो बेचारे चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, उनको आंखें बड़ी नहीं करना चाहिए, उनको तो बेचारे सब बहुत छोटी चीनी आईज, राइट। उनको तो बेचारा वो किया जाता है, तो इससे अच्छा है कि वो खुद ही लगाने लग जाते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट। और फिर मैं बोलता हूँ कि अगर आंखें तेज हो रही होती तो मैं भी लगा के घूमता, मुझे भी तो आंखें तेज करनी, किसको नहीं करनी आंखें तेज। तो बेसिकली काजल लगा के कोई फायदा नहीं। उल्टा क्या होता है उसमें कि अब जब काजल लगा रहे हो तो कभी आपने अच्छे से हैंड वॉश नहीं हुआ है आपका, उससे आप है ना इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। आंखों के अंदर में हम कितनी बार देखते हैं कि आंखों के अंदर में जो है आंखें चिपक रही होती है, मदर का कहना होता है, फिर हम बोलते हैं भाई सबसे पहले आप इसको करो, काजल नहीं लगाना है। दूसरा, जब बच्चा एकदम रोता रहता है वो काजल ऐसा फैलने लग जाता है, एकदम ऐसा पांडा की तरह लगता है बच्चा, हम बोलते हैं कि ये अच्छा लग रहा है कि ऐसे अच्छा तो बिना काजल का अच्छा लगता हो एक्चुअली। इसके साथ में एक चीज़ है कि इंडिया में ना मसाजेस का बहुत है कि जैसे ही होता है बच्चे को मसाज करो, बाल बहुत है लोई कर दो और गोरा बना दो, गोरे का भी एक ऑब्सेशन है। तो इज इट एक्चुअली इट हेल्प्स? क्योंकि फॉरेन में तो कोई मसाज, कोई ऑयल, कुछ नहीं होता है। इसमें भी मैं हमेशा जो मैं बोलता हूँ उनको पेरेंट्स को कि जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर मसाज लोई वगैरह नहीं हो रही, भालू तो नहीं बन गए वो लोग, ठीक है। और अगर ऐसा ही हो रहा होता कि सही में से बाल निकल ही रहते तो पार्लर बंद हो जाने थे,
बट ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। इंडिया के अंदर पार्लर भी चल रहे हैं और वो भी कोई भालू नहीं बने हैं। तो इसका मतलब वो जो है इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, वो नहीं। आपको मसाज करना है, मसाज आप कर सकते हैं, बहुत हल्के हाथ से आप कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं वो जो लटका के जो आजकल लोग लगे रहते हैं, ये करना वो करना, इससे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बॉडी का आप अच्छे से मसाज करिए। मसाज का जो फंडा है वो क्यों आता है कि जब हम मसाज करते हैं, जैसे कभी हम भी थक जाते हैं, हमारी मसाज होती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम आराम से सो जाते हैं, ये वहीं तक सीमित है। आपने मसाज किया, मसाज करने के बाद बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, आराम से सो जाता है, मतलब भी 3-4 घंटे उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है, तो सब एवरीवन इज हैप्पी इन दैट। राइट, बट व्हाई इट हैपेंस कि बच्चे रात को बहुत जगते हैं और दिन में सोते हैं? तो जो इसका जो स्टोरी है वो पहले से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। अब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, माँ दिन में घूमती रहती है, ठीक है, वो झूले का काम करता है, बच्चा अंदर सो जाता है। ओके, रात में माँ सो जाती है, झूला बंद और बच्चा उड़ गया, ठीक है। Okay. ये सिनेरियो तो बाहर भी चलेगा ना, बच्चे के लिए तो अभी दिन रात है और रात दिन है, तो ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब भारत है वो धीमे धीमे फिर उसका शेड्यूल चेंज होता है। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि अब क्या हो गया कि पहले तो अंधेरा रहता था रात में और दिन के अंदर में उजाला रहता था, तो ये हैबिट फॉर्मेशन थोड़ी जल्दी बन जाती थी। अब क्या होता है कि बच्चा दिन में भी वही लाइट दिख रहा है, रात में भी वही लाइट दिख रहा है, उसके लिए जो रिदम है दिन रात का वो बनेगा कैसे? तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप अब क्या करना है आपको कि जब बच्चा दिन में सो रहा है तो भी आप थोड़ा उसको उजाला रहने दो, आप कर्टन्स खोल के रखो, ठीक है। और रात में अगर बच्चा जाग भी रहा है तो भी आप थोड़ा अंधेरा ही रखो, बच्चे को लगना चाहिए कि दिन क्या है और रात क्या है, तभी जाके वो धीमे धीमे उसके जो रिदम है वो सेट होती है। इसके साथ में आजकल सारी मदर्स स्क्रीन टाइम के साथ में बच्चों को खाना खिलाती हैं, और एक्चुअली अगर बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ़ोन पे बात कर रही हैं। जनरली होम मेकर्स आर ऑल्सो इनटू दिस कि अगर वो बात करी तो फ़ोन दे देती हैं। ये स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, ये हमारी ब्रेन ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। ऑटिज़म जैसी अब बोलने वाली बच्चे लेट बोलने लगे हैं इस कारण से, बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट कलर्स बहुत देखते हैं। वो क्या बताएंगे? आई टोटली एग्री ऑन दिस। अब इसके अंदर मैं आप यूँ समझो कि जब हम मोबाइल फोन्स देख रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन ओनली। राइट, आपका मोबाइल बोल रहा है एंड यू आर नॉट सपोज टू टॉक। लेकिन जब हम बच्चे को हम खाना खिलाते हैं खुद से, ठीक है, या हम स्क्रीन नहीं कर उसके साथ खेल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ। मतलब बच्चा भी आपको देख रहा है और आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, वो आपके एक्सप्रेशंस नोट कर रहा है, आप उसके एक्सप्रेशंस नोट कर रहे हो, ये सब चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा सीखता है, समझता है कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी इमिटेट करने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर मोबाइल फोन्स के अंदर में अगर बच्चा है तो उसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर में उसको सिर्फ ये समझने लग जाता है कि बाहर की दुनिया भी ऐसे वर्चुअल हो गई है कि बाहर भी सब बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। जैसे मोबाइल के साथ में कि वो देख रहा है, उसे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ वो बाहर में भी लगता है कि बाहर भी एक दुनिया चल रही है, एक मोबाइल की तरह दुनिया चल रही है और इसके अंदर में कोई मुझे नहीं बोलना है, तो इसलिए बच्चों का स्पीच भी डिले हो रहा है। तो हम इसमें आज की तारीख के अंदर में हम जब भी पेरेंट्स आते हैं तो हम बोलते हैं कि हम कौन सा गेम दिखाएं इनको, कि कौन सा गेम खिलाएं, कौन सा वो एज अप्रोप्रिएट। आजकल तो बहुत सारे गेम्स आ गए मार्केट के अंदर में, वो हम हमेशा बोलते हैं डोंट गो इनटू दैट। बच्चे के लिए जो ज़रूरी है वो है ह्यूमन टच। ह्यूमन टच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो ध्यान रखिए कि बच्चे को जो है वो एक ह्यूमन टच चाहिए, मतलब आप वो आपकी एक्सप्रेशन नोट कर रहा है, आपको उसके साथ में खेलना है, इंटरप्रेट करना है। इट्स ओके, कोई गैजेट की जरूरत नहीं है इसके लिए, आप उससे बातें करो, वो आपके साथ बातें करेगा, उसके साथ खेलो, बच्चा उससे ज़्यादा सीखेगा। पेरेंट्स डजंट वांट टू डू दैट बिकॉज इतनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, एंड इट्स अ शॉर्टकट बेसिकली फॉर मदर्स, इट हैज़ बिकम अ शॉर्टकट कि क्या करें। हम इसके अंदर में भी मेरा टेक ये रहता है कि इसके अंदर में आप शॉर्टकट मत ढूंढिए, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप बच्चे की ज़िंदगी बना रहे हैं, आप जो काम कर रही हैं, इनफैक्ट यू नो दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर किड, कि आप जो उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे उसका पूरा भविष्य बनने वाला है। आप ये सोच के करिए कि मैं जो कर रही हूँ उसका इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म होने वाला है, ठीक है। जब आप ये सोचेंगे, एवरी मदर यू नो वांट्स कि उसका बच्चा जो है वो अच्छा इंसान बने। वो इंसान अच्छा कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा जब आप उसके साथ के अंदर में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उसको सही और गलत की समझ सिखा रहे हैं। ये जो ब्रेन ग्रोथ है वो किस एज तक होती है? ब्रेन ग्रोथ जो होती है वो 2 साल तक ही होती है। उसके बाद में बच्चा जो है डेवलप करता है। डेवलप का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, और डेवलप का मतलब होता है एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। 2 साल तक हमारा जो ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हम सिर्फ नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 साल जो इनिशियल होते हैं, यूँ समझिए उसके अंदर में वायरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छी बने। अब वो अच्छे बनने के लिए जो शुरुआती 2 साल जो होते हैं उसके अंदर में न्यूट्रिशन, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रिशन का, वहाँ पे ह्यूमन टच का रोल, कि हम कितना अच्छे से उसको बात कर रहे हैं, उसके साथ के अंदर में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये जो 2 साल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमें यहाँ बहुत क्रूशियल है ये 2 साल, इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मदर्स। यहाँ पे हमें जो भी मेक और ब्रेक वाली फंडा है, इसके अंदर में आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे के साथ में, ये मान के चलिए कि आगे जाके उसका उतना ही ग्रोथ अच्छा होगा। ओके। बच्चों के स्लीप पैटर्न्स कितने घंटे उन्हें सोना चाहिए?
अगेन ये सब इनफैक्ट बड़े बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर स्कूल जाते हैं। छोटे बच्चों का तो एक पैटर्न वो अपने हिसाब से उनके मूड पे है, बट दे गो टू स्कूल, देन दे कम बैक। देन नाउ डेज क्या है कि लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं पेरेंट्स, बच्चों को भी लेके जाते हैं। देन वो सुबह उठने का एक टाइम है कि हाँ 7 o'clock स्कूल है, तो दे हैव टू गेट अप एट 6:30। सो डज इट मैटर, मतलब वो मैटर ब्रेन डेवलपमेंट और उस पर मैटर करता है? डेफिनेटली मैटर्स, एंड इट मैटर्स अ लॉट। आपके जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो एक रिदम को फॉलो करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सुबह ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो शाम को ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। हमारी बॉडी पूरी हार्मोनल चलती है, और इसके अंदर में 24 आवर्स का टाइम है, क्लॉक है जो सेट होता है, ठीक है। अब अगर उस क्लॉक को अच्छा रखना है तो आपको एक टाइम टेबल आपका सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेबल के अंदर में जो इनफ स्लीप है, इनफैक्ट हमारी जो बॉडी रहती है रीजनरेट होती है, हमारा ब्रेन जो है रीजनरेट होता है ड्यूरिंग स्लीप आवर्स। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ठीक है। खास तौर पे स्पेशली जो बच्चे रहते हैं, आई मीन दे आर वेरी बिजी नाउअडेज, स्कूल्स जा रहे हैं, उसके बाद में उनके ट्यूशंस होते हैं, उनके एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तो बाढ़ आई हुई है, मतलब हर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और सब रेस में चल गए हैं, क्योंकि आपने नहीं भेजा तो हम नहीं भेजेंगे, मतलब वो चल रहा है। ऑब्सेशन विद इंग्लिश, ऑब्सेशन विद स्पोर्ट्स, एंड दे फील कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो कुछ विराट कोहली बन जाए। तो सो उसके लिए क्या, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब वहाँ पे आप टाइम शॉर्ट कर देते हैं तो बच्चे के लिए ये सब जो रहता है वो उसकी स्लीप टाइम पे ही जाता है। आप ये इंश्योर कीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं सो रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, ठीक है। हमें भी आजकल रात के 11-12 बजे हमारे जो पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो तो 12 बजे तक सोता ही नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ आप कब सो रहे हैं? उनका कहना होता है कि हमको भी 12 बजती है। मैंने कहा ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हैपन ना, वो तो आपको फॉलो कर रहा है। आप जो कर रहे हैं, आप मोबाइल देखेंगे तो वो क्यों नहीं देखेगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम नॉट टू सी इफ यू आर सीइंग दैट? तो आपको तो सीधा ध्यान ये रखना है कि आप भी अपना टाइम शेड्यूल सुधारो। आप भी यू गो टू बेड अर्ली, 10 बजे आप भी सो जाओ। 10 बजे एक वाजिब टाइम होता है, और देखा जाए तो जो कुदरत ने जो नियम बना रखा है दिन और रात का, हम अगर उसके साथ में खेलेंगे तो फिर तकलीफ हमें ही आनी है। इनफैक्ट बॉडी के अंदर बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आएगा वो तो आएगा ही आएगा, आपके साथ भी तो आएगा। इससे बेटर रहेगा कि ये पूरा फैमिली के साथ में होना चाहिए। ये सारी क्या बच्चे को बोलो कि नहीं तुम जाके सो जाओ और अपन आराम से रात की 11 बजे टीवी देख रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, तो इट बिकम्स अ ग्रेट प्रॉब्लम हाउ टू डील विद देयर नेचर। देयर इज सच अ हार्मोनल चेंज इन द बॉडीज। कैसे वो उस चीज़ को पेरेंट्स डील करें? दे बिकम टू प्राइवेट नाउअडेज, दे हैव देयर ओन फोन्स एंड दे डोंट वांट देयर पेरेंट्स टू गेट इंटरप्टेड टू मच। तो कैसे क्या? सो इसके अंदर में आपको उनके साथ के अंदर में एज अ फ्रेंड बनना पड़ेगा, है ना। फ्रेंड का मतलब ये भी नहीं होता कि यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज एज वेल। उनको ये समझना है कि यू आर फ्रेंड बट यू आर फादर एज वेल और यू आर मदर एज वेल, ठीक है। दे शुड नो क्योंकि ओके जो रिस्पेक्ट जो है वो तो बना हुआ ही रहना चाहिए, ठीक है। अब जब आप उनसे बातें कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि व्हाट इज देयर समथिंग दैट इज बॉदरिंग देम, ठीक है। वो क्या होता है बहुत बार उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में ही एक्चुअली डिस्कस करते हैं। स्पेशली इन इंडिया दिस इज बिकॉज ना हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं एज एन पेरेंट एंड वी आर वेरी जजमेंटल। इंडियंस आर टू जजमेंटल एक्चुअली। सो हमें जो करना है उनके साथ में, मतलब उन्हें उनके साथ में फ्रेंड बनना है, उन्हें पूछना है, जजमेंटल नहीं होना है। इट्स ओके, दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। यस, दे आर, दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। आप ये सोचो कि एकदम परफेक्ट भगवान राम हो जाएंगे तो ऐसा कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में फंडा जो है वो यही कि आप उनके साथ में बैठिए, उनसे पूछिए नाउ एंड देन कि हाउ इज देयर लाइफ गोइंग ऑन, वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आप उनसे नहीं पूछते हो तो वो सॉल्यूशंस अपने साथ में अपने जो लोग हैं उनके साथ में ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन ऑब्वियसली एक टीनेज सही नहीं होता है। और वो जो टीनेज से आएगा तो वो तो ऐसे हाफ कुक्ड ही आएगा, राइट। जिसके अंदर आपने जो एक्सपीरियंस दिया वो एक्सपीरियंस आपको उसके साथ में शेयर करना है, और उनको उस वे में बताना है कि जो उनको ये नहीं लगे कि आप उनको ब्लेम कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं। आपको उनको बताना है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना है कि प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं। जब वो रहेंगे तो वो इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, एंड लेट देम हैव अ इन्फॉर्म डिसीजन। लेकिन आपकी बैकिंग होनी चाहिए उसके लिए, आप पीछे खड़े रहिए। आप ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मैं तो वो याद रखना कि आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो उतना उछलेगा। आपको वो भी नहीं करना, उसको छोटे छोटे डिसीजन, घर के भी डिसीजन हैं वो लेने दीजिए। इट्स ओके, मिस्टेक करेंगे, हो सकता है कि कोई चीज़, जैसे हम बोलते हैं कि आप इनको कुछ दे दो, उनको बोलो कि आप ये बाय करने के आओ बाहर से मार्केट के अंदर में, ये खरीद लो, उनको एक डिसीजन मेकिंग होने दो। इट्स ओके, महंगा खरीद करेंगे ज्यादा से यही होगा, ये हो सकता है कि खराब लेके आएंगे, बट क्या होता है कि वो भी एक लर्निंग है, दिस थिंग विल मेक देम रिस्पांसिबल आल्सो, है ना। और ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, रिस्पॉन्सिबल बना के वो सही और गलत समझने लग जाएंगे। जब वो सही गलत समझ लाएंगे तो दे विल नो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटल हेल्थ? वो घर जिनमें
पेरेंट्स की काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं या एक घर में मिलनसार माहौल नहीं है, तो वो बच्चों की मेंटल हेल्थ क्या, जैसे हम इन लॉज के साथ रहते हैं, जनरली डॉटर इन लॉज एंड मदर इन लॉज की नहीं बनती है, तो इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट फॉर किड्स ऑल्सो। तो वो उसके लिए क्या कहोगे आप, कैसे मेंटली वो कितना प्रेशराइज करता है बच्चों को? प्रेशराइज करते हैं। इसके अंदर में हम हमेशा ये करते हैं कि देखो, अब दो बंदे अगर रह रहे हैं घर के अंदर में, तो प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू हैपन ना। वो किसी के घर में झगड़े नहीं होते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन आपको वो जो झगड़े हैं वो आपको अपने लेवल तक ही उसको ट्रीट करना है, नॉट इन फ्रंट ऑफ किड्स ना। हमेशा ये जो झगड़े होते हैं, बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, ठीक है, वो आपसे बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही होगी वो उनके साथ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको ये समझना है कि हमारे जो भी इश्यूज हैं, हमारे स्पाउस के साथ में है, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मतलब किसी के साथ में भी कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज हम बैठ के सॉर्ट आउट उनके साथ ही करें। अच्छा, झगड़ा भी करना है तो करो, हम बोलते हैं वो मना नहीं है झगड़ा करना, लेकिन एटलीस्ट बच्चों के सामने नहीं करना। इज़ इट कि आजकल जो लोग कितने बच्चे ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, इज़ इट बिकॉज कि उनकी पेरेंटिंग ही ऐसी रही, उन्होंने बचपन से इतनी लड़ाई झगड़े चीज़ें देखी कि उनको लगता है कि वी शुड नॉट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ दिस। इनफैक्ट आजकल जो देख रहे हैं, जो बच्चे देखते हैं, वो यही सीख रहे हैं कि यार ये तो शादी करने के बाद में सिर्फ झगड़े होते रहते हैं, ये इससे झगड़ा है, वो उससे झगड़ रहा है, तो इससे अच्छा हम शादी क्यों कराएं? पंगे चाहिए किसको? इससे अच्छा हमें अभी जो लाइफ चल रही है वो बढ़िया चल रही है, सिंगल लाइफ, बढ़िया लाइफ। बट यू नो, वो आके जो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बना रहा है, ठीक है। सिंगल रहना एक कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके भी अपने जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, आगे जाके जो आते हैं मेंटल इश्यूज बहुत आते हैं। तो लेकिन वो जो शुरुआत हुई है वो उस टाइम पे तब नहीं समझ रहे, वो 21, 22, 23, 24 साल पे नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्होंने जो देखा है, उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने अपना जजमेंट बनाया है। तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि जो भी इश्यूज आपके हो रहे हैं वो आप अलग से सॉर्ट आउट करें, बच्चों के सामने ये सब चीज़ें नहीं। और बच्चे भूलते नहीं है, ये ध्यान रखना। हमें लगता है कि बच्चे जो हैं, अरे इनको क्या समझ में आता है, उनकी मेमोरी शार्प उनके दिमाग के अंदर में ऐसा घुस जाता है, तो ऐसा घुस जाता है कि वो आगे जाके समझते हैं, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ अपने से निकल जाती है। मेरी बेटी इनफैक्ट मेरे से 10 दिन बाद बोलती है, पापा आपने उस दिन तो ऐसा कहा था ना, ठीक है, आपने क्यों ऐसा बोला था? फिर मेरे को लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। फिर मैं उसको सॉरी बोलता हूँ कि नहीं, मैंने गलत किया है, आई एम रॉन्ग इन दैट पार्ट। ये भी देखा गया है कि जो हम गट फ्लोरा जो होता है, वो गट फ्लोरा आजकल, मतलब आप सुनेंगे हर बीमारी के साथ में गट फ्लोरा का एक्सेस आया है, कि गट लंग एक्सेस है, गट ब्रेन एक्सेस है, हर चीज़ की जो कहते हैं कि जो बीमारी की जो शुरुआत होती है, या वो पेट से कहीं स्टमक से ही रहती है, हाँ, ठीक है। खाना पीना। वो जो गट का जो एक्सेस है वो अच्छा डेवलप कब होता है? वो माँ के दूध से बहुत अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि उसके जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आप लैब में नहीं बना सकते उतना। आप एक बनाओगे, 2 बनाओगे उसके, लेकिन जो मिलियंस ऑफ प्रोबायोटिक्स जो अवेलेबल हैं, आप उसको कैसे सिमुलेट करोगे? प्रोबायोटिक्स से एक चीज़ याद है कि ये फिल्म स्टार्स ये तो खुद एक्चुअली कुछ करते नहीं, बस शिल्पा शेट्टी याकुट करके एक बहुत प्रोबायोटिक को प्रमोट करती है। इज इट सेंसिबल टू एक्चुअली ड्रिंक दैट? इसके अंदर में हर एरिया के प्रोबायोटिक्स डिफरेंट है। आप जैसे क्या होता है कि आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ के अगर आप फ्लोरा देखेंगे, गट फ्लोरा वो अलग है, वो उनके एरिया को, उनके क्लाइमेट को, उनके एनवायरनमेंट को, उनके खान पान को सिमुलेट करेगा, या उसके लिए उसके हिसाब से ग्रो हुआ है। हमारे यहाँ का फ्लोरा हमारे हिसाब से रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोकली ग्रोन चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं कि आपको दही देना चाहिए, बहुत सा मिथ ऐसा भी होता है कि दही, सर्दी है तो दही नहीं देना, अभी तो ठंड चल रही है तो उसमें दही नहीं देना। हम बोलते हैं ताज़ा दही देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ताज़ा दही दीजिए उसको, बच्चे को, ठीक है। उससे उसके अंदर में जो प्रोबायोटिक जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके पेट को मिलेंगे, उससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी ही बनेगी। और ये शुरू के जो 6 महीने जो हम लैक्टेशन पे जो बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जब बच्चा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है वो शुरू के जो 7 दिन होते हैं, वो पूरा डिफाइनिंग मोमेंट होता है। आप उस टाइम के अंदर में अपने मदर्स को जो है आपको मोटिवेट करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं इसको दूध नहीं आ रहा है, डब्बा दे देते हैं। क्या होता है घर के अंदर में, जब मैं आपको जैसे मेरे एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि बच्चा हुआ, उसके बाद के अंदर में जो दादा दादी नाना नानी सब वहीं बैठे रहते हैं आराम से, और बोलते हैं बच्चा रो रहा है, बच्चा तो रोएगा ना। हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बिना माँ के मिलती नहीं है, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ का दूध नहीं आएगा। तो ये माँ को दूध आने की जो प्रक्रिया होती है, ये सारा इसी सिस्टम से, मातृत्व से होती है। बच्चा का माँ को देखना, माँ का बच्चे को देखना, उसका टच, फील, रोना, सकिंग करना, बार बार छाती से लगना, इन सब से तो दूध आता है। अब क्या होता है, वो रो रहा है, उनको लगता है कि अरे ये तो रो रहा है, तो इसको फीड करा दो, मतलब आपका फॉर्मूला दे दो कुछ। अच्छा, ठीक है, फीड तो कराने की कोशिश करते हैं। मदर की भी कंडीशन फर्स्ट डे सेकंड डे तो डाउन रहती है, ठीक है। उसके अंदर में फिर वो डब्बा दिया जाता है उसको। फिर क्या होता है कि बच्चे के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो इजीली मिल रहा है उसको मिल्क, तो वो जो सकिंग जो एक मदर्स ब्रेस्ट पे चाहिए होती है, जो पावर चाहिए होता है, और जो फ्लो वो एक्सपेक्ट करता है, वो उससे मिल नहीं सकता जो डब्बे से मिला उसको।
तो फिर वो वहाँ से वो चिड़चिड़ करने लग जाता है, वो ब्रेस्ट पे जाते से ही वो मुंह फैलने लग जाता है, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर प्रेशर जो चाहिए अप्लाई करना है, जो फॉर्मूले से हमने जो चम्मच, कटोरी चम्मच से दिया या बोतल से दिया, वो प्रेशर वो आएगा ही नहीं ना, वो उसके साथ में होने वाला नहीं है। जब वो नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन कि वो माँ को दूध नहीं आएगा, दूध कम बनेगा, या बच्चा दूध होते हुए भी ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो नहीं हो पाएगा उसके लिए फिर थक हार के मदर भी क्या कहती है, चलो ठीक है भाई अब इसको फॉर्मूला दे दो। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। और प्लस क्या होता है, क्योंकि पहले दिन से जब ये जो शुरुआत होती है, बोलते हैं कि इसको दूध नहीं आ रहा है, इसको दूध नहीं आ रहा है, डब्बा दे देता है। एक मदर है ना, वो सुन रही है, वो ये समझती है कि उसके मन में गिल्ट आने लग जाता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। हाँ, ठीक है, actually. क्योंकि क्या होता है कि आपने जब उसको फॉर्मूला दिलवाया है, तो फॉर्मूला दिला के आपने मदर को एक प्रकार से ये कहा है कि तुझे दूध नहीं आ रहा है, इसलिए हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, वो इनडायरेक्टली कन्नोटेशन तो उसका वही है। तो मदर फिर वो सोचती रहती है, और जब वो सोचती रहती है, ये सारा खेल यहाँ से चलता है। मतलब बेसिकली यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा खेल है। हाँ, ओके, तो हमको उनको ये बोलते रहना, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आएगा, आप तो बस कोशिश करते रहो, आप बस कोशिश करते रहो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आएगा आपको भी। एंड व्हाट अबाउट द जॉइंटिस वाला थिंग? जॉन्डिस जो रहता है शुरुआती, ये विटामिन डी का कमी, धूप में दिखाना कितना अगर जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, तो कैसे हैंडल करें? दिनों में देखो, जॉन्डिस जो है वो सबको ही होगा, ये नियम है। शुरुआती जो तीसरे चौथे दिन होते हैं तब तक पीलिया जो होता है वो सबको ही आता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर पीलापन आ रहा है, लेकिन एक लेवल से, सर्टेन लेवल से ज़्यादा जाता है तो उसके चार्ट्स होते हैं, हम हमेशा उसको रेफर करते हैं, और वो चार्ट से ऊपर जाता है तो ही उसमें इंडिकेशन होती है कि आप उसके अंदर में लाइट शुरू करो। लाइट्स में भी यूवी रेज होती है जो यूजुअली धूप में होती है। ठीक है, तो धूप दिखाना, जो पुराने एंशिएंट अपने जो नॉलेज था कि धूप दिखाना चाहिए, वो धूप दिखा सकते हैं। उसमें धूप दिखाने में नहीं, बस आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि धूप बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं हो कि ठंड, जैसे अभी ठंड के सीजन चल रहे हैं, तो उसके अंदर में सुबह आप 7 बजे 8 बजे जाके करोगे तो बच्चे को तो ठंड लगेगी ना, उसके साथ में उसको हाइपोथर्मिया वो सब रिस्क रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में जो जॉन्डिस रहता है उसका विटामिन डी से खास लेना देना नहीं है, उसका जो यूवी रेज जो आती है, जो सनलाइट में होती है, उससे डेफिनेटली उसमें फायदा मिलता है। और वही चीज हम लोग फोटोथेरेपी जो है हॉस्पिटल्स के अंदर में देते हैं। इसलिए हम पहले दिन से हम शुरू हो जाते हैं बोलना कि आप अच्छे से फीड कराते रहिए उसको, और थोड़ा थोड़ा उसको धूप में रखिए उसको, है ना, तो उससे उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, और हम एक फॉलोअप करवाते हैं चौथे 5वें दिन, वो देख लेते हैं अगर सब कुछ ठीक रहेगा। एक ऐसा रहता है कि आपका जो नॉर्मल पीलापन से बोलते नहीं, पीला आंखें पीली दिख रही है, थोड़ा बहुत पीलापन तो सबको आता ही है, ये तो आएगा ही आएगा, और इवेंचुअली चौथे 5वें 6ठे दिन के बाद में पीलापन कम होना शुरू हो जाता है और फिर चीजें ठीक हो जाती हैं, और ये वन टाइम इश्यूज होते हैं। एक प्रॉब्लम और है, नाउ डेज किड्स आर वेरी बहुत मोटे पैदा हो रहे हैं, दे आर ओबेस। तो ओबेसिटी क्यों हो रही है इतनी? सो ओबेसिटी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे तो नहीं, वो बड़े भी ओबेसिटी वाले, क्योंकि वो चिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, कुरकुरे, लेज, तो इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी का हो गया है। ठीक है, जब हम छोटे थे तब हमें ये सब अवेलेबल, मतलब चिप्स और कुरकुरे खाने के लिए ऐसा होता था कि हमको एक तो पैसे नहीं, दैट वाज, हाँ, एक्चुअली लग्जरी था हमारे लिए। लग्जरी था, वहाँ जाते थे हमको आसपास मिलता नहीं था। इवन मैगी वाज अ लग्जरी फॉर अस, नो? सो अभी एक हर नुक्कड़ पे आपको वो मिल रहा है, चिप्स और कुरकुरे इतने इजी, और पेरेंट्स दिलाते भी हैं, पहले हमें दिलाते नहीं थे। अच्छा, क्या होता है कि हम इसके अंदर में बच्चा जो है वो चीज़ें डिमांड करता है। बच्चा तो डिमांड करेगा, वो तो कोई आज की नहीं है, तो पुरानी वो है कि आप मेले में जाओगे कुछ चीज़ तो आप मांगोगे ये देनी चाहिए वो चीज़। लेकिन क्या होता है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक है मान जाते हैं, मेरे खिला दे, बट वो क्या होता है कि याद रखना कि उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे ने कोई चीज़ आपसे मांगी, ठीक है, और उसके लिए जिद करी, वही बिहेवियर ए है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपन मना ही करते हैं, यही नियम रहता है हमारा कि हम मना करते नहीं ये तो नहीं देना है, ये अपना बिहेवियर हो गया, बिहेवियर बी। ठीक है, फिर बच्चा और जिद करेगा, ठीक है, ये हो गया बिहेवियर सी, और हम फाइनली उसको दे देते हैं, ये हो गया बिहेवियर डी। अब इन सब में से बताओ कौन सा बिहेवियर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होगा बच्चे के लिए? वो है बिहेवियर नंबर सी, क्योंकि उसको ये समझ में आया कि रोने गाने से मेरे को चीज़ मिल जाती है। ये भी चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि घर के अंदर में जो चीज़ होती है, भाई क्या होता है कि वो मम्मी के पास में जाएगा बच्चा कि मम्मा मेरे को चिप्स खाना है, मम्मा नहीं मिलेगी, पापा के पास में गए नहीं मिलेगी, दादा गए मिल जाएगा। फिर उनको समझ में आ जाता है कि कहाँ मिलेगी, और फिर वो जो बिहेवियर है वो अप्रिशिएट होगा जिद करने वाला। ठीक है, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी मना कर देते हैं, लेकिन फिर वो रोते हैं और वो पिघल जाते हैं, तो वो बिहेवियर क्या हो गया, अप्रिशिएट होगा। अब वो बिहेवियर अप्रिशिएट होने, आई थिंक नाउ डेज पेरेंट्स भी बहुत पिघल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार बच्चा ना रोए, और उन्हें लगता है जितना हो सके हम स्ट्रगल बच्चे को दे ही ना, करने ही ना दे। यू लीव अबाउट दिस टीनेजर्स एंड ऑल, आई हैव सीन दिस इवन 23-24, द गुड बिजनेस टाइकून्स ऑल्सो, दे वांट कि हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं 500 CR की प्रॉपर्टी, उनको कुछ भी ना हो, पर वो सीखेंगे कैसे अगर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे? तो आप जो दुनिया के लिए बना रहे हो बच्चा, वो फाइटर बना रहे हो।
आपको उसको लेजी नहीं बनाना, उसको फाइटर बनाना, उसको पता होना चाहिए कि क्या बट दे आर एक्चुअली बिकमिंग डम, क्योंकि उनको इतनी इजीली चीज़ें प्लेटर पे अवेलेबल है आजकल, एंड पेरेंट्स आर डूइंग वन किड एंड दे फील आईफोन ले लो, आईपैड ले लो एंड एवरीथिंग, यू नो, दे आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। का मतलब ये नहीं कि आप उसको स्पॉइल कराएं, ठीक है, आपको उसके अंदर में उसको हर चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। पैसा है आपके पास में डजंट मीन कि आप उसको हर चीज़ लाके दे दें, हर चीज़ की एक सीमा होना चाहिए। अब क्या है कि अगर वो चीज़ आपने उसको टाइमली अगर नहीं दिया है तो उसको मिसयूज करेगा, अगर वो मिसयूज करेगा तो आगे जाके वो आपको ही परेशान करेगा, फिर आप ही उस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि ऐसा क्यों किया तूने, वैसा क्यों किया, गलती तो आपकी थी, आपको पहले ही समझाना चाहिए था नहीं बेटा अभी जो आपका यूज़ नहीं है, जब आपका यूज़ होगा तब हम दिया जाएगा, उसके अंदर में क्या करना है, आपको उसको वॉच ओवर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ों के अंदर में मेरा सभी फैमिली से ये कहना रहता है कि यू ऑल शुड बी ऑन द सेम पेज, सिंगल पेज। अगर किसी चीज़ के लिए मैंने मना किया है तो मैं अपनी मदर को बोलता हूँ कि आप भी मना करोगे उसके लिए, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ आप भी मना करोगे उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने मना कर दिया और वाइफ ने सपोज करा कि वो दिलवा दिया, यूजलेस हो गया ना, वो यूजलेस हो गया, उल्टा मैं विलन बन जाऊंगा बच्चे, हाँ एक्चुअली ना, बच्चे को लगने का कि ये तो हमेशा मना ही करते हैं, इनसे तो कोई बोल के या कोई फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक चीज़ जो है आप डिफाइन फैमिली सेम पेज पे रहे, यही डिफाइन हो कि ये चीज़ हमें नहीं देनी है, ये चीज़ हम इस टाइम तक देंगे और तब तक हम सब मना करेंगे, ठीक है। अब जब आप सब मना करोगे तो बच्चा धीमे धीमे वो चीज़ समझेगा, ठीक है, और आप उसको प्यार से समझाओ कि देख बेटा ये इसलिए नहीं दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि बच्चे मान जाते हैं, ठीक है। बच्चे जो है उनको आप कैसे समझा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बेटी को भी कुछ बोलता हूँ कि बेटा ये चीज़ जो है आज अभी नहीं मिलेगा, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो वो समझते हैं, ठीक है पापा, वो समझ जाते हैं वो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रैपिड फायर, जस्ट वन वर्ड आंसर, लाइक यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। टी और कॉफी? कुछ भी नहीं, नथिंग। सो हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग देन? मॉर्निंग लाइम वाटर और 10 बजे मैं खाना खा लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में, ओके, एंड देन आफ्टर दैट आई गो टू हॉस्पिटल। और उसके बाद में क्योंकि क्या होता है कि फिर उसके बाद बीच में खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज एन अनसर्टेन थिंग, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर कि 10 बजे खाना खा लो, और उसके बाद के अंदर मैं शाम को फिर 7-8 बजे आके खाना खाते हैं। बीच में टी कॉफ़ी इसकी नीड लगती भी नहीं है, और इनफैक्ट आप पीडियाट्रिक ओपीडी आप अभी कभी आप करोगे, आप कभी मेरे साथ बैठोगे तो आपको लगेगा कि वो कभी भी टायरिंग नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है कि आप बच्चे हैं साथ में, बच्चे खेल रहे हैं, हैप्पीनेस वाला चीज़ है ना, तो वो हमेशा आप उनके साथ में आप खेलते रहते हो, आप उनसे बातें करते रहते हो, उनकी हरकतें चलती रहती है, यू नो, वो अपने आप ही इनवेरिएबली आपके चेहरे पे स्माइल आ देती है, तो आपको लगता है, आपको टायरिंग कभी लगता नहीं है। तो इसलिए लेट भी अगर हो जाता है, ओपीडी चल भी रही होता है, तब यार ओके, वी आर हैप्पी, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। दैट्स व्हाई यू हैव चोज दिस स्पेशलिटी या पीडिया बनने की, या व्हाई नेवर एनी अदर स्पेशलाइजेशन? सो स्पेशलाइजेशन ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो शॉर्ट में आप बताओ। मतलब इनफैक्ट जब मैंने पीडियाट्रिक्स लिया था तो मॉर्निंग तक आई वाज नॉट श्योर कि मुझे पीडियाट्रिक्स है, मैं ऑर्थोपेडिक्स के चक्कर में था, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में बट मेरे को रहना मुंबई में था, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, मतलब पीजी हुआ है वो मुंबई से हुआ है, ठीक है। फिर मुंबई के अंदर में मैंने जो NICU है वो भी मुंबई से किया, फिर मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से मैंने PICU किया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इंदौर आया, मतलब फ्रॉम लास्ट 5 years मैं जुपिटर हॉस्पिटल के अंदर में हूँ। तो दोपहर तक मेरे को नहीं था, लेकिन मेरे को रहना मुंबई में था, और मेरे को हॉस्पिटल अच्छा, मतलब कॉलेज अच्छा चाहिए था, तो उसमें पीडियाट्रिक्स मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। लेकिन जब क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि आप जब इंटर्नशिप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आप एक रहता है कि एक वो जो सर्जिकल ब्रांचेस होती है, माचो ब्रांचेस होती हैं, तो आपको लगता है कि यार मुझे तो ऑर्थोपेडिक्स लेना है, सर्जरी करना है, ये करना है। हमारे घर में उल्टा है, आई एम ए पीडियाट्रिशियन, माय वाइफ इज अ सर्जन, ओके। सो उसके अंदर में मतलब फिर सुबह तक नहीं, लेकिन फिर मेरे को देखा पीडियाट्रिक्स के अंदर में मेरा ऐसा था कि लेना जो है वो रहना मुंबई में था, तो मुंबई के एक चक्कर में अच्छा हॉस्पिटल मिल रहा था, तो मैंने पीडियाट्रिक चूज़ किया। शुरुआती 2 महीने थोड़े से स्ट्रगल किए, बिकॉज क्या होता है कि बच्चों को समझना, उनकी शक्ति को समझना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर जब धीमे धीमे जब आप समझने लगते हैं तो मुझे लगता है कि इससे हैप्पी ब्रांच और कुछ कोई नहीं हो सकता, कोई हैप्पी ब्रांच नहीं। मतलब आप यहाँ पे जो रहते हैं, जो सेटिस्फेक्शन होता है कि आप जब बच्चे से बात करते हो, बच्चा जब ठीक होके जाता है तो यू फील वेरी गुड। आई मीन एनी ऑफ योर कोई आपने ऐसा कोई केस सॉल्व किया हो, या कोई डिलीवरी के टाइम पे ऐसा कोई हुआ हो जहाँ आपको याद हो कि दिल के बहुत करीब होगा कि यार एक केस था, आई मीन आई थिंक 3 years बैक, एक मतलब मदर जिसको ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, एंड आई थिंक एक उनकी बेटी थी जो थी 12 साल की, उसके बाद के अंदर में अभी ये प्रेगनेंसी थी, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा था कि इट वाज अफेक्टिंग किडनीज, ठीक है। ऐसे केसेस होते हैं तो हमको बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ में रखना पड़ता है, ठीक है। अब वो थे बड़वानी के, वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन लिए, तकरीबन मदर 1 महीना हॉस्पिटलाइज रही,
ठीक है। Okay. फिर उसके बाद में अराउंड 25-26 वीक पे आके ये हो गया कि अब नाउ वी कैन नॉट होल्ड दिस प्रेगनेंसी एनीमोर। ओके। बच्चे को बाहर लाना पड़ा। बच्चे का वेट 525-30 ग्राम्स था, ठीक है। OMG। Yes, ठीक है। 525-30 ग्राम्स के अंदर में वो जर्नी चली, बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहे, और बच्चा जो है 3 महीने के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। अच्छा, Okay. आप बच्चा जो छुट्टी किया, मैंने तकरीबन 1.5 kg के आसपास किया, और उन्होंने बड़वानी में जाके ये बोला कि मेरे को अब डिलीवरी हुई है और मेरा जो बेबी है वो 1.5 kg का हुआ। मतलब उन्होंने ये तक नहीं बताया कि उन्होंने जो 4 महीने जो स्ट्रगल किया वो घर में किसी को नहीं पता थे, सिर्फ एक हस्बैंड को पता थे और एक सास को पता थे, ओहो। और किसी को भी नहीं पता थे। मतलब उन्होंने किसी को नहीं बताया था, Okay. क्योंकि क्या अपने इसमें एक वो भी हो जाता है कि 550 ग्राम का हुआ है, तो एक नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ हाँ, कि बच्चा इंडियंस, जो है, दैट्स yes, व्हाट द इंडियंस आर एक्सट्रीमली कि जजमेंटल। victims हैं, अरे 550 ग्राम का है, ये तो नहीं Right, बचेगा। हाँ, तो हाँ। 6 मासी 5 मासी Negative है, thought process। negative। जब वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आता है ना, तो मदर उसमें बहुत डरने लग जाती है। और एक चीज है कि 5th हमने- मंथ में डिलीवरी कर दी थी। Yes, और फिर हमने एक चीज My समझी God। है कि जो इस बच्चे का पीटम का जो सर्वाइवल होता है वो मदर की इंस्टिंक्ट पर बहुत डिपेंड करता है। जब जो Okay। मदर एकदम पॉजिटिव रहती है हाँ। कि नहीं, मेरा जो है बच्चा वो मैं लेके ही जाऊंगी यहाँ से और ठीक करके ही जाऊंगी, वो हमने देखा कि हमेशा घर जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं वो Okay। हो जाते हैं। अभी एक रिसेंटली शायद 4-5 दिन पहले पेपर में भी आया था, इंदौर के न्यूज़ में, कि मदर 18 वीक्स जो थी, वहाँ से उसको किडनी इश्यूज हुए, मदर तब से डायलिसिस पे थी। हाँ, ठीक है, right। twin babies, right, ट्विन right, बेबीज हाँ। थे और डायलिसिस होता रहा ऑलमोस्ट। बीच में एक सिचुएशन ये भी आ गई थी जब 23 वीक के आसपास थी, मदर के अंदर में काफ़ी पानी भरने लगा। हमसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए। इनफैक्ट वी टोल्ड मदर कि this is not the time, it will affect your health and anytime it can endanger, it is going to create problem to your life। और हमें लगता है कि जब जच्चा बच्चे में से अगर कोई चूज करना देगा तो मदर को चूज करते हैं, लेकिन मदर सेड नहीं, मुझे तो ये कैसे बच्चे ही चाहिए। हाँ, एंड एक्चुअली ट्विंस हुए भी। ट्विंस, अच्छा, एक बार मदर का ये भी हुआ कि क्योंकि जब प्रेगनेंसी बढ़ती रहती है तो पानी बढ़ता रहता है, हार्ट फेल हो गया, मदर का सीपीआर करना पड़ा। सीपीआर मतलब जिसमें धक्के मार के करना पड़ा, और वो मदर 6 to 7 मिनट सीपीआर के बाद में रिवाइव हुई, और बच्चों जो डिलीवर हुए, एक 800 ग्राम का और एक 900 ग्राम का, और हमने 1.5 महीने के बाद में छुट्टी करी। एंड दैट वाज सो सेटिस्फाइंग टू सी मदर एंड बोथ किड्स कि यू हैंडल्ड दैट केस। ओह ग्रेट। तो बच्चों को हमने हैंडल किया, तो एनआईसीयू में हमारे पास में रहे। एंड आई मीन वो जो सिचुएशन थी जो आप देखते हो उसे, तो दैट वाज सो ग्रेटिफाइंग कि आपको लगता है कि ये आपने अच्छा काम किया है। हाँ, एक्चुअली अभी एक और हमने 3 दिन पहले एक बच्चा डिस्चार्ज किया, वो भी 700 ग्राम्स 26 वीकर, और उसके साथ में कॉम्प्लिकेशन ये हुई कि 8-9th डे के अंदर में एक बच्चों के अंदर में एक छेद होता है, पीडीए बोलते हैं हम लोग। Okay। वो यूजुअली बंद हो जाता है, वो बंद नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसा था कि उसको सर्जिकली ही क्लोज किया जा सकता है। हमने सब मेडिकेशन सब ट्राई किया, सर्जिकली क्लोज करने के लिए हमने मुंबई से सर्जन को बुलाया। यहाँ पे उन्हें सर्जरी 700 ग्राम्स में 700 ग्राम्स के अंदर में सर्जरी हुई। so difficult। और हमने ये कहा कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज इतना ये 700 ग्राम्स सर्जरी टॉलरेट करेगा कि नहीं करेगा, वी डोंट नो। और अभी उसको 3 दिन पहले हमने छुट्टी करी। And he tolerated and he 90 is days like, of hospitalization, 90 My days। God। एंड इट इज वो मदर को देख के, फादर को देख के, बच्चे को देख के इतनी खुशी हुई कि चलो आज इनको घर भेज रहे हैं। मतलब हमारा जो जीवन है, लगता है कि एज ए पीडियाट्रिशियन सफल हो रहा है। वो जो कहते हैं ना कि एक्चुअली डॉक्टर्स भगवान का रूप है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे सार्थक होता है। बट नाउ डेज इतने प्रोफेशनल भी हो गए हैं डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स कि वो भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो बट इसका हो गया भी एक अगर मैं कहूँ कि जितने भी मतलब अभी तो मैं मेरा पर्सनल ऐसा थॉट रहता है, जब मैं कोई बच्चा देखता हूँ तो मैं हमेशा खुद से ही पूछता हूँ कि क्या मेरी बेटी को मैं ट्रीटमेंट दूंगा या नहीं दूंगा, या मैं अगर मेरी बेटी अगर इस सिचुएशन पे रहेगी तो मैं उसे क्या प्रिस्क्राइब करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वैसे थॉट दिस इज अगेन अ इंडिविजुअल्स चॉइस एक्चुअली। दिस इज़ वॉट यू आर थिंकिंग। मगर जनरली जो हमने सुना है कि इतना प्रेशर डालते हैं डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स की, इट हैज़ बिगन टारगेट ओरिएंटेड वाला चीज़ है। मुझे लगता है कि अभी जुपिटर के अंदर में ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं है, थैंक गॉड। कि मतलब मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे हूँ, और हमने मतलब डिपार्टमेंट के अंदर में से बहुत सारे ऐसे जो हैं ऊपर नीचे, हम लोग वी आर डूइंग कार्डियक सर्जरीज एज वेल बच्चों की। ठीक है, इन लास्ट 3 years वी हैव डन 300 ओपन कार्डियक सर्जरीज, मतलब जिसमें ASD VSD जो बच्चों के सुना होगा ना आपने आमतौर पे कि बच्चों के छेद होते हैं दिल के अंदर में, तो उनकी सर्जरीज की, और वो सब ऐसे होते हैं जो आप इंटीरियर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो स्कीम के तहत होता है। काफ़ी आते हैं आपके गांव के बहुत पेशेंट्स, आई हैव सीन दैट एक्चुअली। वो स्कीम के तहत होता है, उनको 1 रुपया भी नहीं लगता है।
अच्छा। आयुष्मान भारत जो है उसके अंदर हमने वो स्कीम कर रखी है। तभी इतने गांव विलेजेस आपके वहाँ हॉस्पिटल में दिखते हैं। कार्डियक सर्जरी जो बच्चों की होती है, मतलब आप अगर वो हम ना करें सर्जरी तो दे विल डाई, लेकिन एक बार सर्जरी हो गई वो सब कुछ ठीक हो गया तो दे विल लीव लाइफ लाइक यू एंड मी। ओके, इतना बड़ा चेंज होता है। ओके, और उसके लिए हमारे पास मुंबई से सर्जन्स आते हैं, बट हम पोस्ट ऑप वगैरह जो होता है हम लोग देखते हैं। Okay. Now let's get back to the rapid fire. Yes. That one word to describe your journey. Incredible. I would say I am extremely lucky. ठीक है, मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें जो भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। नागदा से मैं उज्जैन के आगे जो नागदा है, एक छोटे से गाँव से आया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब जब मैं इंदौर आया था 5 years बैक, तो आई वॉज नॉट नोइंग अ सिंगल डॉक्टर हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं एकदम ब्लाइंड आया था बस इसलिए क्योंकि नागदा पास में था एंड मदर फादर सेड कि इंदौर वाज द ओनली ऑप्शन एनीवे, क्योंकि इसके पहले आई वाज इन मुंबई एंड फिर उसके बाद में दिल्ली में था। और यहाँ मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बट यहाँ पे आया, हॉस्पिटल के साथ में अटैच हुआ एंड नाउ आई थिंक यू नो आई कंसीडर लाइफ इज मच मोर सेटल्ड एंड ऑल। कंसीडर माय सेल्फ एज अ फॉर्चूनेट। मेरे साथ जो लोग रहे, साथ में अच्छे काम करने वाले लोग मिले, अच्छे काम करने वाले लोग मिले, तो उसके साथ में यूँ समझिए कि बस कारवा बढ़ता चला गया और आगे आगे ग्रो करते गए। इफ नॉट मेडिसिन देन व्हाट? फिर मैं नहीं होता तो मेरे ऐसे घर वाले मुझे बोलते हैं कि अगर मेडिसिन नहीं होता तो मैं शायद अच्छा कुक बन जाता। ठीक है, कुकिंग इज माय हॉबी बाय द वे। ओ क्या बात है। मतलब मुझे आज भी लगता है कि जैसे घर जाता हूँ, सैटरडे संडेज होते हैं तो मेरी बेटी मेरे को बोलती है कि पापा आज मसूर बना देना, पापा आज राजमा बनाना। That's great, yeah. मेरी मम्मी को बोलेगी कि नहीं दादी, I have to say your wife is really lucky. तो दादी को बोल देती मेरी बेटी कि नहीं पापा को बनाने दो, पापा अच्छा बनाते हैं। Your first hospital? My first hospital was Fortis Hospital, Mulund. Okay, so you were in Mumbai. I was in Mumbai, है ना, मतलब after doing PG मैंने जो ज्वाइन किया था 2 years I was in Fortis Hospital, Mulund। वहाँ पे मैंने NICU सीखा और फिर उसके बाद के अंदर मैं दिल्ली गया, शादी हो गई थी, वाइफ was in Delhi, so मैं भी मूव करा उसके साथ में। और वहाँ पे फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल जो ज्वाइन किया मैंने, वहाँ पे मैंने PI से सीखा। Okay, what advice you would like to give to the young doctors? सी अभी यंग डॉक्टर्स के लिए जो मेरा जो एडवाइस रहेगा, यू शुड बी ट्रूथफुल टू द पेशेंट एंड ट्रूथफुल टू द आई मीन यू नो जो भी साथ में अटेंडेंट्स हैं उनको। ठीक है, फॉल्स होप देना नहीं, फॉल्स होप जो देते हैं ना, और उनके साथ में ट्रूथफुल रहना, जो है बताओ उनको कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये होने वाला है और ऐसा ऐसा आगे का प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप वहाँ रहेंगे तो मिसट्रस्ट नहीं होगा। आज की तारीख के अंदर में जो ज़्यादा जितने भी इश्यूज हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर में, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एक मिसट्रस्ट होता है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स जो रहते हैं उसका आप पे ट्रस्ट नहीं है, या कभी कभी डॉक्टर का भी। पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करो खुद के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। टेल देम द फैक्ट कि ये है, इतने चांसेस हैं बचने या ना बचने के। जैसे अब मेरे पास में जैसे आते हैं पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, तो दे ऑलवेज से कि सर या अभी इसको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, क्या हम कोई दूसरी चीज़ कर सकते हैं? तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दे ऑल्सो एग्जिस्ट, और वो इतने सालों से एग्जिस्ट करे तो उनके पास में कुछ होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि एलोपैथी के अंदर में नहीं है तो यू शुड ट्राई दैट एज वेल, है ना, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मेरे पास में जो ऑफर करने के लिए है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये चीज़ मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, इसके आगे मेरे पास में ऑफर करने के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये कोई ट्रीटमेंट आपको कोई बेटर मिल सकता है तो आप बिल्कुल जाइए। इनफैक्ट हम यहाँ पे सब एक ही गोल के लिए बैठे हैं और वो गोल है पेशेंट का अच्छा होना, दैट्स इट। अगर वो अच्छा हो रहा है तो फिर वो किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक सेकेंडरी है ना, वो मेरे लिए, वो शायद मैं कर पा रहा हूँ या कोई दूसरा कर पा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट का अच्छा होना चाहिए। नाउ व्हिच इज योर फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी अभी जैसे धुरंधर देख के आया तो धुरंधर वाज वेरी गुड। मेरे को घोसला बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो यार। सो यू आर इनटू, यस, आई हैव सीन अनुपम खेर एंड ऑल दैट, तो यू आर बेसिकली अ कॉमेडियन वाला मूवीज यू लाइक। मतलब मुझे जो रहता है जैसे हलचल हो गया, हंगामा हो गया, दिस इज एक्चुअली रिलैक्सेशन हो जाता है, रिलैक्स मूवी करती है। ये मूवीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप कभी भी बैठो तो आपका दिमाग में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आपका दिमाग शांति। वैसे ही आप लोग इतना सोचते हो बीइंग अ डॉक्टर। एनी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर मनोज वाजपेयी। ओके, ठीक है ना, ही इज वेरी गुड। Actress, I would say Katrina. Okay. Katrina, she's good. Any do you like, what do you do कि डिटॉक्स करें आप अपने आप को एक हेक्टिक डे के बाद? हेक्टिक डे के बेटी के साथ में खेलना पसंद है मुझे। ठीक है, उसके साथ बातें करना। ठीक है, उसके अलावा खुद के लिए डू यू सिंग? मतलब गाने सुनना, लिसनिंग, कुछ पसंद है आपको ऐसा? I love to sing, but
ऐसे ही, और मुझे जो है जियो पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्ट है। मतलब मैं जो अभी क्या गतिविधि चल रही है दुनिया के अंदर में, जैसे अभी इतने सारे यूक्रेन रशिया के वॉर्स हो रहे हैं, अफ्रीका कंट्रीज में जो अभी नाइजीरिया, इंटरेस्टेड इन ऑल, मुझे उसमें बहुत बहुत इट गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी रिलैक्सेशन कि ये देखता तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, कोई 2 लाइन गाने के आप गुनगुना सकते हो हमारे लिए, एज यू सेड यू लाइक सिंगिंग, एनी ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग इफ यू वांट टू। दीवाना हुआ बादल, न छावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। थैंक यू सो मच। इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ और सॉन्ग के साथ हम इस पॉडकास्ट की यहीं समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड आई एम श्योर कि दर्शकों को ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो हमारा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे एक इंदौर की नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।